गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज़ में 11 ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स जो कि द हिंदू से बनाए गए हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और आप चाहें स्पेक्ट्रम की दो सीरीज़ हैं, एक स्पेक्ट्रम थ्रू एमसीक्यूज और स्पेक्ट्रम थ्रू एनिमेशन सीरीज़। इन दोनों सीरीज़ पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया गया है। इसको भी आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उसके अंदर चेकआउट कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। अदरवाइज अपर टू ब्रैकेट्स को हम सेफ जोन मानते हैं और नीचे के जो दो ब्रैकेट्स हैं इसको हम डेंजर जोन मानते हैं। और आपका जो पर्पस होना चाहिए, पूरा ऑब्जेक्टिव डेंजर जोन से सेफ जोन में आना होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के, जो कि रेवा सोलर प्रोजेक्ट के बारे में, और पूछा गया रेवा सोलर प्रोजेक्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द 750 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट सेटअप इन वाराणसी। वाराणसी के अंदर 750 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट बनाने की बात करी है। इट इज़ एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है। It comprises three solar generation units of 250 megawatt each located on 500 hectare of land situated inside the solar park। तो 250 मेगावाट की तीन इसके अंदर यूनिट्स लगाई जाएंगी और जो एरिया है वो 500 हेक्टेयर का इसके अंदर कवर किया जाएगा। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है इन तीनों में से। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, बहुत सारी ऐसी टायर 2 टायर 3 सिटीज़ होती हैं, उनके नाम जो हैं आपको पता होने चाहिए। लेकिन ठीक है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो धीरे धीरे आपको इनके बारे में नॉलेज हो जाएगी। सो रेवा इज़ अ सिटी इन मध्य प्रदेश। जो एमपी से लोग होंगे, यूपी से होंगे, डेफिनेटली उनको इस सिटी के बारे में पता होगा। हो सकता है अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से या साउथ इंडिया से हैं तो इस सिटी का नाम आपने शायद ना सुना हो। तो यहाँ पर रेवा सोलर पावर प्रोजेक्ट, इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसे रेवा सिटी में बनाया जा रहा है। सो इट्स नॉट वाराणसी। पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। लेकिन अगर बात करी जाए कि क्या 750 मेगावाट का होगा ये प्रोजेक्ट, जी हाँ, इसके अंदर 750 मेगावाट का होगा और 250 मेगावाट्स की 3 यूनिट्स लगाई जाएंगी 500 हेक्टेयर लैंड पे। और एशिया का ये लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा डी। प्राइम मिनिस्टर ने इसे अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया। अब बात करी जाए इसके अंदर कौन कौन सी एजेंसीज आएंगी, तो इसके अंदर RUMSL दैट इज रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड और साथ में ही सेकी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो साथ में मिलकर आएंगी, एक तरीके से वेंचर करेंगी इसको और स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसके अलावा कुछ और चीज़ें बात करी जाए तो इसके अंदर एक नई चीज़ आई है और वो नई चीज़ है ग्रिड पैरिटी बैरियर। ग्रिड पैरिटी बैरियर पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर भी, और ग्रिड पैरिटी बैरियर के बारे में इंटरव्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। और इस पर्टिकुलर जो आप कॉन्सेप्ट है इसको मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ द फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट, जो रेवा सोलर प्रोजेक्ट है, पहला सोलर प्रोजेक्ट है जिसने ब्रेक किया है ग्रिड पैरिटी बैरियर को। अभी होता क्या है बेसिकली, देखिए, जब हमने सोलर एनर्जी बनाने की बात करी थी तो हमने ये चीज़ देखी थी कि जो ये एनर्जी है ये प्रोड्यूस करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो पर यूनिट जो कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा आती थी, ठीक है, कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड। जो ट्रेडिशनल मेथड से इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स के अंदर जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है उसके कंपैरेटिवली जो सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। जैसे मैं आपको बताऊँ 2017 के अंदर पर यूनिट कॉस्ट आती थी इसकी 4.5 रुपीज़, और अभी वो कम होकर हो गई है 2.97 पर यूनिट। पर जब ये कॉस्ट ट्रेडिशनल मेथड के इक्वल हो जाती है या उससे कम हो जाती है उस केस को हम कहते हैं ग्रिड पैरिटी बैरियर। क्योंकि अब एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी जो है आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे रहा है जो कि ट्रेडिशनल मेथड के बराबर की कॉस्ट की है या उससे कम की कॉस्ट की है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन होता है कि आप ऑल्टरनेटिव एनर्जी तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, वो भी कम कीमत पे। तो ये ग्रिड पैरिटी बैरियर का पूरा कॉन्सेप्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सस्पेंडेड इट्स एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विद हांगकांग। तो किस कंट्री ने अभी रिसेंटली हांगकांग के साथ अपनी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को सस्पेंड किया है। करने का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे सी है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी ऐसा कदम उठाया है और ये जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है इसको खत्म किया, क्योंकि यहाँ पे आपने सुना होगा चाइना जो है, चाइना ने एक न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो है वो इम्पोज किया है हांगकांग के ऊपर, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी 1993 में साइन करी गई थी, ऑस्ट्रेलिया ने वो अभी सस्पेंड कर दी, क्योंकि उसको पता है कि जो चाइना ने न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ इम्पोज किए हांगकांग के ऊपर, उससे जो रिलेशंस हैं चाइना हांगकांग के वो बदलने वाले हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी हो जाएगा। हांगकांग के बारे में बात करी जाए तो ये आप रीजन देख ही रहे हैं। इस हांगकांग जो रीजन है फॉर्मली ये ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, जो कि बाद में मेनलैंड चाइना को हैंड ओवर कर दी गई अराउंड 1997 में। और अभी कंट्रोवर्सी इसलिए हुई है क्योंकि जो ये न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ को पास किया गया है ये हांगकांग की
जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बाईपास करके किया गया। तो बेसिकली हांगकांग से यहाँ पे उनसे पूछा नहीं गया इस चीज़ के बारे में, तो डेफिनेटली यहाँ पर हांगकांग की जो रजामंदी है वो नहीं होगी इसके अंदर, तभी इस तरीके से एक जो लॉ है वो उनके ऊपर थोपा गया। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम उठाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि मंगोलियन कंजूर के बारे में है। पूछा कि मंगोलियन कंजूर क्या है, क्या एक टाइप ऑफ वेपन है, क्या ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, कोई आर्मी की एक्सरसाइज है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो इट्स अ बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट जो कि 108 वॉल्यूम्स में दिया गया है। तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर है, और 108 वॉल्यूम्स के अंदर ये जो पूरा टेक्स्ट है दिया गया है। बेसिकली इट्स अ मंगोलियन रिलीजियस टेक्स्ट जो उनको कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। अगर हम कंजूर का मतलब देखें, यहाँ पे कंजूर मीन्स कंसाइज ऑर्डर, ठीक है। सो यहाँ पे जो लॉर्ड बुद्धा है उनके वर्ड्स की बात हो रही है जो उन्होंने दिए थे। सो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रिसेंटली इसका एक कमेमोरेशन किया गया था, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री या कंट्रीज मंगोलिया शेयर्स इट्स बॉर्डर, क्योंकि मंगोलिया न्यूज़ में थी और इसका जो कैनोनिकल टेक्स्ट है ये भी न्यूज़ में था, इस वजह से ये क्वेश्चन बनाया गया। तो 3 यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है किस कंट्री से बॉर्डर्स जो हैं वो शेयर करे जाते हैं। क्या चाइना से किया जाता है, व्हाट अबाउट रशिया, कजाकिस्तान। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पर मंगोलिया काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन का आंसर करना। ऊपर रशिया है, नीचे चाइना है, और यहाँ पर कजाकिस्तान से बॉर्डर शेयर नहीं होता है। अराउंड 37 किलोमीटर शॉर्ट पड़ जाता है यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि चाइना और रशिया से बॉर्डर शेयर करता है मंगोलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे मंगोलियन कंजूर की बात करी थी, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन बनाया गया है। NMM दैट इज़ नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट जो है फेब 2003 में लॉन्च किया गया था। हो सकता है मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती है वो हैंड रिटन कंपोजिशन होती है, क्या ये हैंड रिटन होती है? हो सकता है ये पेपर, बार्क, क्लॉथ, मेटल, पाम, लीफ किसी के ऊपर भी लिखी जा सकती है, ये भी हो सकता है। इट डेट्स बैक टू एटलीस्ट 75 ईयर्स दैट इज सिग्निफिकेंट साइंटिफिक, हिस्टोरिक एंड एस्थेटिक वैल्यू। तो 75 साल से कम पुराना होना चाहिए, जिसकी साइंटिफिक, हिस्टोरिक एंड एस्थेटिक वैल्यू होनी चाहिए। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट जो है 2003 में लॉन्च किया गया था। बेसिक ऑब्जेक्टिव था इस मिशन का कि हम पब्लिश करें रेयर एंड अनपब्लिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। तो ऐसी रेयर जो आपकी अनपब्लिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उसको पब्लिश करना इसका बेसिक पर्पस था। साथ में ये रिसर्च करना और एक जनरल पब्लिक को अवेयरनेस फैलाना, ये भी इसके कामों में थे। यहाँ पे हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट होती है, बिल्कुल सही है, जो कि पेपर, बार्क, क्लॉथ, मेटल, पाम किसी के ऊपर भी हो सकती है। देन अगर बात करी जाए, इट डेट्स बैक टू एटलीस्ट 75 ईयर्स, जिसकी साइंटिफिक, हिस्टोरिक एंड एस्थेटिक वैल्यू। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट NMM के बारे में करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेट चैलेंज के बारे में है। पूछा गया कि कौन कौन सी बॉडी जो है वो इस पर्टिकुलर चैलेंज के अंदर इन्वॉल्व है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेट चैलेंज, क्या मीटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके अंदर इन्वॉल्व है, अटल इनोवेशन मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आपको पता है आत्मनिर्भर भारत जो है वो लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसका एक न्यू वर्जन जो है डिजिटल आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत जो है वो लॉन्च किया गया। तो इसका बेसिक पर्पस यही है कि जो डिजिटल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपको इंप्रूव करना है। जैसे आप देखा होगा अभी भी कि डिजिटल स्फीयर के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे हमने बाहर के कुछ ऐप्स को, अभी यहाँ पे चाइनीज़ ऐप्स को मोर स्पेसिफिकली हमने रोका था, और यहाँ पे हमने कोशिश करी है कि अपनी खुद की जो ऐप्स होंगी उसको प्रमोट किया जाए और न्यू ऐप्स को डेवलप किया जाए। तो यहाँ पे 2 फेजेस के अंदर काम होगा। पहले फेज़ के अंदर हम क्या करेंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऐप्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमोट करेंगे। सेकेंड फेज़ में क्या होगा, हम नई एप्लीकेशन बनाना भी शुरू करेंगे। तो एक तरीके से बेटर विजिबिलिटी देने की बात हो रही है एग्जिस्टिंग ऐप्स को, और नई ऐसी ऐप्स बनाने की जो है वो एक बात हो रही है, ताकि बाहर की जो एप्लीकेशंस होती थी, जो कि चाइनीज़ एप्लीकेशंस होती थी जिसको हम अब तक यूज़ करते थे, उसकी हमें ज़रूरत ना पड़े। उस तरीके से ऐप्स जो है हम अपने ही इन हाउस बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो 2 बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं वो है मीटी, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अटल इनोवेशन मिशन। तो ये दोनों ही यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप चाहें तो अटल इनोवेशन मिशन किसका इनिशिएटिव है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि रणथंबोर टाइगर रिजर्व के बारे में है। पूछा गया रणथंबोर टाइगर रिजर्व के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1980 के अंदर। हो सकता है रणथंबोर टाइगर रिजर्व लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। तो
राजस्थान के वेस्टर्न रीजन में पाया जाता है। फॉरेस्ट टाइप इज मेनली ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। इसके अंदर जो फॉरेस्ट मिलते हैं उसकी जो टाइप है वो है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, रणथंभौर नेशनल पार्क जो है इसको सबसे पहले सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी के तौर पे 1955 में स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर 1980 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। यहाँ पर बात करिए, जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, ना कि वेस्टर्न पार्ट में, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। लेकिन जो टाइप है फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट की टाइप बिल्कुल सही दी गई है। यहाँ पर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से सी इसका आंसर हो जाता है। कुछ और चीज़ों के लिए भी ये फेमस है। द ट्री जिसको कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी ट्री, तो ये जो पलाश ट्री है या प्लासी ट्री है वो भी यहाँ पे पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि रबारी के बारे में। रबारी ट्राइब बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कौन से स्टेट को रबारी ट्राइब जो है ये बिलोंग करती है? अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, क्यों थी वो भी मैं बताऊंगा। क्या असम को बिलोंग करती है, मणिपुर, गुजरात, तमिलनाडु? सोचिए क्या आंसर होगा चारों में से, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने कहा है, बेसिकली इन्होंने एक 5 मेंबर कमीशन बनाई है गुजरात गवर्नमेंट ने, जिसमें रबारी, भरवाद एंड चरण, ये 3 ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। यहाँ पे इनको शेड्यूल ट्राइब का जो बेनिफिट है उसको देने के लिए क्या ये एलिजिबल हैं कि नहीं है, इसके बारे में ये कमीशन बनाई गई है। तो यहाँ पे आंसर तो आपको पता चल गया, गुजरात। और वैसे मैं आपको बताऊँ, रबारी जो ट्राइब है ये जो कच्छ रीजन है यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है और राजस्थान से ये माइग्रेट होके गई है, तो ध्यान रखिएगा। और आज के टाइम में बात करी जाए तो जामनगर के अंदर इस ट्राइब के बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। ये जो लैंग्वेज बोलते हैं उस लैंग्वेज का नाम है भोपा, जो कि गुजराती मारवाड़ी का एक मिक्सचर है। और इस पर्टिकुलर ट्राइब के अंदर जो विमेन है और मेन है उनका जो स्टेटस है वो इक्वल होता है। मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी शीप्स जो हैं वो आपको दिख रही हैं। इनका जो मिल्क होता है वो बेचना इनका एक बेसिक आप कह सकते हैं यहाँ पे धंधा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की बात कर रहा है कि इसे कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। क्या पेरिस में, न्यू दिल्ली में, लंदन में, वाशिंगटन डीसी में? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आंसर है इसका सी, इसे इंडिया इंक ने ऑर्गेनाइज किया है लंदन के अंदर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसके अंदर एक मैसेज दिया था, जिसमें बाहर के जो इन्वेस्टर्स थे उनको इन्वाइट किया गया कि वो आके इंडिया में इन्वेस्ट करें। बेसिकली इट्स एन एनुअल फ्लैगशिप इवेंट। इंडिया इंक जो है लंदन में इसको ऑर्गेनाइज करता है और यहाँ पे इसे 100th बर्थ एनिवर्सरी जो है पंडित रविशंकर जी की, जो कि एक स्टार प्लेयर थे, उसको भी मार्क करते हुए मनाया गया है। इस साल का जो थीम है वो अगेन कोविड-19 को ध्यान में रख के बनाया गया है। सो द थीम इज द रिवाइवल, इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। सो दिस इज द थीम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो IMR के बारे में बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो पहली स्टेटमेंट कहती है IMR इज द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 10,000 लाइव बर्थ। 10,000 के पीछे कितने एक साल के जो बच्चे हैं, एक साल से कम आयु के जो बच्चे हैं, उनकी जो डेथ होती है, दैट इज डिपेक्टेड बाय IMR हो सकता है। द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो रजिस्ट्रार जनरल का जो ऑफिस है वो MHA के अंडर आता है, हो सकता है। इट इशूज द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन विच प्रोवाइड्स एस्टिमेट्स ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉर स्टेट्स। तो ये जो है वेरियस टाइप की रेट्स, चाहे वो बर्थ रेट हो, डेथ रेट हो, वेरियस एस्टिमेट्स हो, IMR हो, काफ़ी सारे स्टेट्स की, बेसिकली सारे ही स्टेट्स की ये इशू करता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है, अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं तो ये निकाली जाती है पर 1000, ना कि पर 10,000। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। लेकिन ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जो है वो वेरियस डेटा निकालता है, जो कि मैंने यहाँ बात करी है। डिफरेंट टाइप के रेट्स हो गए, बर्थ रेट, डेथ रेट बिल्कुल सही है, और ये MHA के अंडर में आता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर तो हो जाएगा वो सी। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। अभी रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो IMR है मध्य प्रदेश का, ये इंक्रीज हुआ है बाय अ सिंगल पॉइंट, दैट इज 48 हो गया है ये 2018 के अंदर। तो ये काफ़ी इंक्रीज हो गया है। IMR जो है 1000 के बेसिस पे निकाला जाता है और यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो है वो सबसे ज़्यादा है। कुछ पुराना डेटा भी देख लेते हैं 15-16 का, उस हिसाब से भी मध्य प्रदेश का जो नंबर था, इवन तो अपने नंबर के कंपैरिजन में डिक्रीज हुआ था, लेकिन बाकी स्टेट से तुलना करी जाए तो इट इज़ स्टिल वेरी हाई। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में इट इज़ 52 इन द रूरल एरियाज एंड
36 इन द अर्बन एरियाज। यहाँ पे जो एट प्रेजेंट नंबर है दैट इज़ 48, क्योंकि वो एक नंबर से इंक्रीज हो गया। तो हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम रिवाइज करेंगे, रिवीजन मिस नहीं करनी है आपको। सबसे पहले हमने रेवा सोलर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा। 750 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, रेवा मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया और इसमें 250 मेगावाट्स की 3 यूनिट्स होंगी। एशिया का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है ये। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बारे में। ऑस्ट्रेलिया ने ये साइन करी थी 1993 के अंदर, जब ये ब्रिटिश टेरिटरी हुआ करती थी, और बाद में इसे चाइना को हैंड ओवर कर दिया गया। और अभी चाइना ने हांगकांग की परमिशन के बिना ही अपना एक नेशनल लॉ जो है इसके ऊपर इम्पोज किया। मंगोलियन कंजूर के बारे में देखा था, कैनोनिकल टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट उनका रिलीजियस टेक्स्ट माना जाता है। और अभी ये न्यूज़ में था। अगर हम मंगोलिया की बात करें तो जो बॉर्डर शेयर किया जाता है वो चाइना और रशिया के साथ किया जाता है, और यहाँ पे कजाकिस्तान से बॉर्डर टच नहीं करता है। देन मैंने नेशनल मिशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट की बात करी थी, तो 2003 में इस मिशन को लॉन्च किया गया। वेरियस टाइप की हैंड रिटन कंपोजिशन होती है, पेपर के ऊपर, क्लॉथ के ऊपर, मेटल पाम लीफ के ऊपर, और 75 ईयर से पुरानी होनी चाहिए, जिसकी एस्थेटिक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। देन हमने देखा था आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन, जिसका एक डिजिटल जो मोड है उसे स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। अटल इनोवेशन मिशन भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसके अंदर जो हमारी ऐप्स है, इन हाउस ऐप्स है, उनको प्रमोट किया जाएगा ताकि चाइनीज़ ऐप्स को काउंटर किया जा सके और डेवलप करी जाएंगी नई ऐप्स। इसके बाद हमने देखा था रांथम और टाइगर रिजर्व के बारे में। डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क 1980 में। उससे पहले सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी के तौर पे इसे जाना जाता था। यहाँ पर ट्रॉपिकल एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है। पलाश ट्री बैटल ऑफ प्लासी के लिए फेमस है। देन रबारी ट्राइब जो है वो कहाँ पे बिलोंग करती है, तो गुजरात में ये बेसिकली पाई जाती है, कच्छ रीजन के अंदर और जामनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इन्होंने मूव करना शुरू किया था राजस्थान रीजन से। बेसिक जो इनका बिजनेस है वो है शीप्स का जो मिल्क होता है उसको सेल करना। भोपा लैंग्वेज ये बोलते हैं, जो कि मारवाड़ी और गुजराती कच्ची लैंग्वेज का एक मिक्सचर है। यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया आपको, राजस्थान से माइग्रेट होकर गुजरात में आए थे। इंडिया ग्लोबल वीक के बारे में बात करें जाए, लंदन में इंडिया इंक जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है, और अभी रिसेंटली इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने भी बाहर की कंपनीज को इंडिया में आने का न्योता दिया है। देन लास्ट क्वेश्चन में IMR के बारे में डिस्कस किया था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लेस देन 1 ईयर को कंसीडर किया जाता है, पर 1000 कैलकुलेट किया जाता है। जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उसने कहा कि मध्य प्रदेश का जो IMR है वो सबसे ज़्यादा है, और हमने इसको डेटा को भी देखा था। तो यहाँ पे जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपने मार्क्स को लिख दीजिएगा ज़रूर, जितना भी मार्क्स आपने स्कोर किया है, और इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। उसके बाद दोबारा से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ में ही ये देखिए कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, क्योंकि मिस्टेक्स को दूर करने के लिए उसको समझना, उसके पैटर्न को समझना काफ़ी ज़रूरी है। जो बाकी की वेरियस प्लेलिस्ट है उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।